we were discussing the chapter alternating current, and in alternating current we have studied about LCR circuit. So this particular chapter, alternating current, very important chapter in our syllabus, और इसमें हमने LCR सर्किट को पढ़ा था। क्या आपको याद है LCR सर्किट? है ना? So we have studied about LCR circuit. LCR को मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर लगा दो, एक कैपेसिटर लगा दो और एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये तीनों L, C और R सीरीज में हैं, राइट? तो जब ये सीरीज में रहेंगे और इनको अगर हम AC अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? So there will be the EMF E applied gets distributed such that इंडक्टर में EMF होगा EL, कैपेसिटर में होगा EC और रेजिस्टेंस में होगा ER। कुछ इस तरह से कि इनका फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। तो फेजर डायग्राम में हमने देखा एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यहां पर अगर करंट को कंसिडर किया जाए तो रेजिस्टेंस में ER करंट के फेज में होता है, इसलिए ER लिख दिया। और इधर आएगा आपका EL जो 90 डिग्री से आगे होता है करंट के, क्योंकि सब में करंट तो सेम ही है ना, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे हैं? सीरीज में है। तीनों के तीनों सीरीज में होने के कारण सब में करंट सेम ही है, आए। क्यों भाई? और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि EL लीड्स I बाय π/2 और EC जो होगा नीचे की तरफ होगा, यहां पर होगा EC। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। क्यों भाई? हमने इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। तो जब हमने दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो ये दोनों कैसे बन गए? तो ये इस तरह से बनेगा, EL माइनस EC ऊपर यहां पर। तो यहां पर आएगा EL माइनस EC और इस साइड में आएगा ER, दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं। और पैरेललोग्राम से अगर ड्रॉ करें, ER मतलब किधर है? रेजिस्टेंस में। EL माइनस EC मतलब दोनों का ये रिजल्टेंट आया EL और EC का। इसमें कंसिडर करेंगे हम कि EL बड़ा है EC से, तो इसका जो डायगोनल बनेगा वो बनेगा रिजल्टेंट E, और रिजल्टेंट I यहां पर है, तो इसीलिए दोनों के बीच में फेज एंगल बनेगा फाई। तो इस ट्रायंगल को याद रखो, ऐसा मैंने आपसे कहा था, ठीक है? तो इस ट्रायंगल को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका एक साइड होगा EL माइनस EC और ये साइड होगा ER और इसका हाइपोटेनस होगा E। तो इस तरह से फिर यहाँ इस फाई को ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला था आपको? tan फाई ले लो। tan फाई के लिए EL माइनस EC अपॉन क्या बन जाता है? ER, ठीक है? ये फाई ढूंढने के लिए। और ये बन जाता है XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई बना था अपना tan इनवर्स ऑफ, याद है ना? इसको भूलना नहीं, XL माइनस XC अपॉन R। ये सब रिवाइज करना जरूरी है। उसी तरह से इम्पेडेंस,
इम्पेडेंस क्या होता है? इम्पेडेंस का मतलब होता है कि इस पूरे सर्किट ने कितना अपोजिशन ऑफर कर दिया, उसको इम्पेडेंस कहा जाता है। तो इसको भी हमने अब तक देखा है। इम्पेडेंस Z इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ, बताइए, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये बन जाता है इम्पेडेंस का फॉर्मूला। तो यहां तक अब तक हम पढ़े हैं। क्लियर? अब आगे बढ़े, चलो। तो अब आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो सीरीज LCR सर्किट की हम बात करने जा रहे हैं और इसमें रेजोनेंस की बात करेंगे। तो ये रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में पहले हमने वेव्स में पढ़ा ही है ना। लेकिन यहाँ पर हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें रेजोनेंस का मतलब क्या होता है इसको समझना आवश्यक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए बेटे, ये जो LCR सर्किट होता है, इस LCR सर्किट में आपका जो इम्पेडेंस है, ये जो इम्पेडेंस है, दिस इम्पेडेंस Z इज इक्वल्स टू E अपॉन I। यस और नो? रिजल्टेंट EMF अपॉन रिजल्टेंट करंट जो भी होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो अपोजिशन ऑफर करेगा Z, जिसका फॉर्मूला हमने पहले लिखा ही है। क्या फॉर्मूला लिखा है हमने? अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हमें करंट को मैक्सिमम कराना है, इफ वी वांट करंट इन द सर्किट, current in the circuit to be maximum, अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए I max, तो उसके लिए I जो बनेगा, I होगा E अपॉन Z। E अपॉन Z क्यों भाई? I बनेगा E अपॉन Z किसके लिए? मैक्सिमम करंट होने के लिए Z को मिनिमम रहना पड़ेगा, हेंस इम्पेडेंस कम से कम होना चाहिए। Z शुड बी मिनिमम। ठीक है, अगर करंट को मैक्सिमम करना रहेगा तो हमें Z को मिनिमम करना होगा। अगर Z को मिनिमम करना है बेटे तो अब क्या करें हम? तो Z को ध्यान से देखो। अगर आप Z को ध्यान से देखेंगे तो Z का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसमें एक काम कर देते हैं कि Z को मिनिमम रखने के लिए गिवन सर्किट में, किसी भी गिवन सर्किट में LCR तीनों है, तो तीनों में एक पॉइंट हो सकता है कि अगर XL माइनस XC वाला जो टर्म है, इसमें XL और XC अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, अगर XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो जाए भाई, तो क्या हो जाएगा? तब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, तो आपका Z मिनिमम आएगा। ठीक है, सो फॉर Z मिनिमम XL माइनस XC टर्म शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए। इसको जीरो होने के लिए मैं बोल सकता हूँ XL माइनस XC इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब XL इक्वल्स टू XC। इसका मतलब XL क्या होता है? रिएक्टेंस है ना। XL क्या है? रिएक्टेंस है।
तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी क्या होता है, इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। क्यों भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा होने पर z आपका मिनिमम हो जाएगा। तो ये ओमेगा ओमेगा एक साथ ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2πf या 2πn, जो भी बोलो आप, का स्क्वायर। ठीक है, 1/LC, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो 2πn बन जाएगा 1/√LC। इसका मतलब n जो आपका बनेगा 1/2π√LC। इसको ध्यान से देखो जरा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप पाओगे बेटे कि जो आपका n है, n मतलब है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आया, ये आया 1/2π√LC के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दिए हुए LCR सर्किट में, कोई भी LCR सर्किट हो, दिए हुए LCR सर्किट में अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, जो भी AC आपने अप्लाई कर दिया बाहर से, उसका फ्रीक्वेंसी आपने 1/2π√LC के बराबर रखा, तो उस सर्किट में आपको Z मिनिमम मिलेगा और करंट मैक्सिमम मिलेगा। जब करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है करंट का, ऐसे कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब आपका करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट हो जाए, करंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम होने पर आपका Z मिनिमम तो होगा ही होगा। ऐसे कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर मिला हमें, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होगा कि जब सर्किट में मैक्सिमम करंट बहेगा, करंट इन द सर्किट टू बी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं। इज इट क्लियर, फास्ट लिखो। ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम। तो रेजोनेंस का मतलब हुआ, सिंपल सी चीज है, रेजोनेंस का मतलब हुआ कि जब करंट आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाता है, करंट बिकम्स मैक्सिमम इन द सर्किट, तो ऐसे कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें,
आइए मेरे साथ अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये देखा गया कि जैसे 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 आप मान लो कि एक y एक्सिस पर आप करंट को मेजर कर रहे हो और x एक्सिस पर अगर आप मेजर कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, ये है आपका करंट और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, तो ये देखा गया बेटे कि जैसे 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 आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ते जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद देयर इज अ शार्प डिक्रीज, देयर इज अ वेरी वेरी शार्प डिक्रीज, और करंट आपका बस एक ही ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर करंट बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज। एक ही ऐसा पॉइंट मिलता है, शार्प कर्व मिलता है जहां पर करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट आपका पूरा मैक्सिमम बन जाता है। ऐसे मैक्सिमम करंट को रेजोनेंट करंट कहा जाएगा, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आपको मिला, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो फ्रीक्वेंसी मिला n, तो इसको n डैश बोल देता हूं मैं, ठीक है, या NR बोलते हैं इसी को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इतने फ्रीक्वेंसी के लिए आपका करंट मैक्सिमम करंट बन गया, दिस इज आई मैक्स, ये पीक मिला आपको। उसके पीछे वाले सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए और उसके आगे वाले सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए, दोनों के लिए आपका करंट लो कर्व दिखाएगा, करंट इज वेरी वेरी मिनिमम, लेकिन बस एक ही ऐसा पॉइंट होगा, एक ही ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके लिए करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो इस तरह से इसका वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। तो वो जो फॉर्मूला आया n इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, so that is very important formula to understand resonance. अब ध्यान दीजिए, एट रेजोनेंस हम कहेंगे जब रेजोनेंस होगा तो सबसे पहली बात होगी कि XL बनेगा XC के बराबर, है ना। उसके बाद आपका n जो होगा वो होगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, Z कितना बनेगा, मिनिमम, Z बिकम्स मिनिमम। और Z मिनिमम कितना बनता है, तो देखो ना, Z का फॉर्मूला क्या है, XL माइनस XC होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये तो जीरो बन गया, तो अंडर रूट R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R। तो Z इम्पेडेंस कितना बन जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर बन जाता है एट रेजोनेंस, इम्पेडेंस बिकम्स इक्वल्स टू R एट रेजोनेंस, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा हुआ तो एक इंपॉर्टेंट बात हमें देखनी होगी कि ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था पहले, आपको याद है वो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के बारे में सोचो। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया था और हमने कहा था
इस ट्रायंगल का जो एक साइड है ये था E, ये साइड था EL माइनस EC, और ये वाला साइड था इसका ER, आपको याद है। और ये जो एंगल था, दिस इज योर फेज एंगल फाई। अब इसमें अगर EL माइनस EC ही जीरो बना, अगर EL माइनस EC आपका जीरो बना, तो ये पूरा साइड जीरो बन जाएगा। मतलब जो E है वो यहां से यहां तक आएगा, तो फाई कितना बनेगा? जीरो। समझे? तो हमने इसमें लिखा था बेटे कि आपका tan फाई जो होता है वो होता है XL माइनस XC अपॉन R। तो इसमें XL माइनस XC हो जाएगा जीरो, तो tan फाई जीरो, इसका मतलब फेज एंगल कितना बनेगा? जीरो। फेज एंगल जहां पर जीरो है, इसका मतलब फेज बिटवीन या फेज डिफरेंस बिटवीन E, रिजल्टेंट E एंड रिजल्टेंट I इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब आपका रेजोनेंस ऑकर होता है, और ये हमने रेजिस्टिव सर्किट में देखा था, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये रेजिस्टिव सर्किट है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस LCR series circuit becomes purely resistive, purely resistive। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब क्या हुआ? प्योरली रेजिस्टिव का मतलब हुआ कि जब सर्किट एसी में जब हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उसमें करंट और ईएमएफ दोनों एक दूसरे के फेज में होते हैं, दे आर इन फेज, मतलब फेज डिफरेंस होता है जीरो। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पे यही हो रहा है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस पे एलसीआर सर्किट पूरा पूरा प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है। कुछ समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रेजोनेंस जो ऑकर हो रहा था, तो हमने बोला कि XL इक्वल्स टू XC है, तो ये रेजिस्टिव बन गया। लेकिन अगर रेजोनेंस ऑकर नहीं हो रहा है, उस टाइम पे दो केसेस हो सकती हैं। तो उन दो केसेस को भी लिख लेंगे हम। व्हेन नो रेजोनेंस ऑकर्स, जब कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे केस नंबर 1, if XL is greater than XC, तो ये इस केस को हमने देखा था कि XL is greater than XC। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव इंडक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या है बेटे? कैपेसिटिव
रिएक्टेंस। ठीक है, तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहेगा तो अब आपका जो सर्किट है उसमें कौन लीड करेगा? ईएमएफ लीड करेगा। देखो ना, ये आपका ई वाला जो ट्रायंगल है उसमें ई आगे है और करंट इधर है, कहीं पीछे है करंट, तो इसका मतलब ईएमएफ लीड्स ईएमएफ लीड्स द करंट। ठीक है, और इसीलिए जो सर्किट होगा उसको इंडक्टिव सर्किट कहा जाएगा। सो एल सी आर सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर का ज्यादा प्रभाव होगा, है ना। ये जो इंडक्टर है आपका, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। एलसीआर सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 में प्यारे बच्चों, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, अब क्या होगा? तो अब करंट लीड करेगा, करंट लीड्स द ईएमएफ, है ना। और इसीलिए हम कहेंगे कि आपका LCR सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, इट इज कैपेसिटिव इन नेचर। क्लियर? तो रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है तो ये दो चीजें होगी, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो XL बिकम्स इक्वल्स टू XC। ठीक है, XL बिकम्स इक्वल्स टू XC। तो इसीलिए इस तरह से इसको कह सकते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए।